हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है मराठा राज और संघ। टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन से कारण सही है? तो मराठों के उत्कर्ष में जो निम्न कारण थे वो धार्मिक चेतना था, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, यानी उपयुक्त सभी सही है। ई ऑप्शन आपका सही है। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य नहीं था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थी। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदार थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मानचित्र दिया गया है, इस मानचित्र में छायांकित भाग किस राज को जो है दर्शाते हैं? तो देखिए, ये मराठों का राज है जो छायांकित इसमें भाग जो दिया गया है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो देखिए, शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। सी ऑप्शन सही है। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में राजाभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। 53 वर्ष की आयु में 1680 के जो समय है 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कब की? तो जन्म 1627 और छत्रपति की उपाधि का जो धारण का समय है वो है 1674। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? वो था अफजल खां। बी ऑप्शन सही है। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अनुभवी और विश्वस्त सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। बी ऑप्शन सही है। देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में नजरबंद थे। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? तो रायगढ़ में थी। ए ऑप्शन सही है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक करवाया, छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, उन्होंने क्षत्रिय घोषित करके उनका राजाभिषेक करवाया। 8 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? तो सेम क्वेश्चन है, रायगढ़ था। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजाभिषेक जून 1674 में रायगढ़ में हुआ था। पंडित गंगा भट्ट ने उनका राजाभिषेक किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास था। इसका ए ऑप्शन सही है। शिवाजी के गुरु रामदास थे। इन्हें समर्थ रामदास भी कहा जाता है। इन्होंने 12 वर्ष तक जो है पूरे भारत पर भ्रमण किया। इनकी महत्वपूर्ण रचना दासबोध, इसमें आध्यात्मिक जीवन के साम्यवादी सिद्धांत का वर्णन किया गया है। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के उत्थान में महाराष्ट्र के संतों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, बताइए। तो देखिए, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। तो डी ऑप्शन सही है। और इनके अंतर्गत जो 8 मंत्री नियुक्त किए जाते थे वो पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राज को परामर्श देना मात्र था। इन्हें किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है।
प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति जो है उत्तरदायी था। ये निम्न इस प्रकार थे। पेशवा जो थे वो राजा का प्रधान मंत्री था, ठीक है। अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाक्य नवेश या मंत्री जो था यह राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव जो होता था यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री थे। और सेनापति या सर ए नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। और पंडित राव जो होते थे ये विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे। न्यायाधीश ये मुख्य न्यायाधीश यानी जस्टिस का कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है शिवाजी के समय सरनोबत जो है इस एक पद है। ये जो सरनोबत पद है ये सैन्य प्रशासन है मराठों के समय का, जो शिवाजी के अष्ट प्रधानों में थे। इस तरह से आपका जो है इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य मतलब विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो विदेशी मामलों की देखरेख जो करता था वो सुमंत था। डी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री किनको कहा जाता था? तो सुमंत को। 14 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो बताइए, आपको पता है सेम क्वेश्चन है, शिवाजी, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 16 में कथन ए कह रहा है कि राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। और कारण आर कह रहा है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो देखिए इसमें ए सही है पर आर गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। शासन में शिवाजी के सहायता के लिए 8 मंत्रियों के या अष्ट प्रधान मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे। वे एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था। यह शिवाजी के इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बाध्य नहीं थे। यह अष्ट प्रधान या 8 प्रधान शिवाजी के सचिवों के भांति कार्य करते थे। शिवाजी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना और विस्तृत रूप से शासन की जो है देखभाल करना उनका प्रमुख दायित्व था। 17 नंबर क्वेश्चन है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? वो था बालाजी विश्वनाथ। 17 का बी ऑप्शन सही है। संभाजी के बाद मराठा शासन के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। 17 नवंबर 1713 का जो दिन है केवल बालाजी और उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मराठा जाति के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन सत्ता जो है छत्रपति के हाथ से निकलकर पेशवा के हाथ में हस्तांतरित हो गई थी। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि मुगलों और मराठों के मध्य एक अस्थायी समझौते की व्यवस्था थी, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधिवत व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित को उनके शासन काल के क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए इसमें जो होगा पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ, इसके बाद बाजीराव, इसके बाद आपका बालाजी बाजीराव और माधवराव। इस तरह से आपका जो है इसमें सी ऑप्शन सही है। और आप देखना चाहते हैं इनके पूरे डिटेल्स तो एक बार देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ का जो शासन काल है 1713 से 1720 के बीच है। 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 था। बालाजी बाजीराव 1740 में बाजीराव के मृत्यु के पश्चात पेशवा बने। 1761 तक पेशवा ये रहे। माधवराव का शासनकाल जो है 1761 से 1772 है। 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका भाई नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहता था कि षड्यंत्र का शिकार बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में आपको रखने हैं। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही है। संभाजी, इसके बाद राजा राम, इसके बाद आपका शिवाजी सेकेंड और छत्रपति साहू जी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से आप देख सकते हैं संभाजी का जो समय है 1680 से 1600 यानी 1689 है।
और राजा राव का जो है वो 1689 से 1700 है। शिवाजी सेकंड का 1700 से 1708 है। और छत्रपति साहू जी का 1708 से 1749 है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 20 में कथन ए कह रहा है कि 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य के पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया और साहू के उत्तराधिकार पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों सही है और आगे की सही व्याख्या भी करता है। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु होने पर साहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के समय पेशवा पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में होने वाली संगोला की संधि के अनुसार संवैधानिक क्रांति द्वारा एक यह प्रक्रिया जो है पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नामात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो था वो पेशवा बन गया। अतः कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया। क्वेश्चन है 21 वाला कि किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक। तो देखिए ये बालाजी बाजीराव यानी सी ऑप्शन सही है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ताराबाई के हाथों में था। राजा राम इनका जो समय है 1689 से 1700 है। साहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। यानी राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक जो है साहू के प्रतिनिधित्व में ये जो है मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्र संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में ही था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 23। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी। वो ताराबाई थी। सी ऑप्शन सही है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बना। राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई एक तेजस्वी महिला थी। उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ के जो किले थे वो मुगलों से जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो सरंजामी जो प्रथा है वो मराठा भू राजस्व प्रथा थी, इससे संबंधित थी। और इसके बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। बताइए। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा काशीराज पंडित। बी ऑप्शन सही है। पानीपत का तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठा पूरी तरह से क्या हुआ, पराजित हो गया। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। इनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव के एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए और 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे के सिक्के जो थे, कॉइन्स जो थे, पूरी तरह से पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह से जो बालाजी बाजीराव की जो एक व्यापारी थे, ये कूट मतलब एक संदेश को कूट करके भेजे थे, कूट संदेश के रूप में पहुंचाए। और इसमें वो जो संदेश था कि 2 मोती विलीन हो गए और 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई, चांदी तांबे के सिक्कों को पूरी तरह जो है गणना नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 26 है, अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन जो कारण थे वो बताइए। तो देखिए तत्कालीन कारण जिसमें ए ऑप्शन सही है,
वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। इसके बारे में यहां पर देख लेते हैं। पानीपत की लड़ाई का जो तत्कालीन कारण था वह यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 27 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने। ए ऑप्शन सही है। और देख लेते हैं, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 को मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच होता है। मराठा सेना का जो नेतृत्व है, मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ करते हैं और इस युद्ध में मराठे बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में अगर बात करें तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको पता है 14 जनवरी 1761 को। इसके बाद हमारा 29 नंबर जो क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, बताइए किन के बीच लड़ा गया? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? नजीब खान। बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। जनवरी 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट और इमादुल मुल्क को वजीर और रूहेला सरदार नजीबुद्दौला यानी नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर ये वापस चला गया। तो इस तरह से नाम याद रखना है कौन क्या बना था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, मोडी लिपि, जो मोडी लिपि है इसका प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो मराठों के। मोडी लिपि का प्रयोग मराठों के जो विलेख हैं इसमें किया जाता था। मराठा विलेखों यानी प्रपत्रों में इनका उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का